जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं गणेश सुधार गणेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम जो हमारी क्लास हिंदी भाषा के शिक्षण विद्या उसको फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज हम जो पढ़ रहे हैं नाट्य शिक्षण की विद्या। आज की क्लास हमारी हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या से रिलेटेड आखिरी क्लास होगी। और अगर कोई शिक्षण विधि कर छूट भी जाती है तो मैं बिल्कुल मेरे जो नोट्स शिक्षण विद्या के पढ़े हैं उसकी पीडीएफ बनाकर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक दे रखा है गणेश क्लासेज का, उसमें मैं वो पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आप खुद के नोट्स बनाएं। उस पीडीएफ को नहीं उतारना, उसमें पीडीएफ आपके नोट्स में देखें कि कोई अगर शिक्षण विधि बाकी रह गई है तो वहां से आप उसे उतार सकते हो और उसे कर सकते हो। अगर कोई समझ में नहीं आया तो वापस कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कमेंट में अवश्य उस चीज की समस्या का समाधान करूंगा। और देखिए साथियों, कई साथी कहते हैं कि सर भर्ती कब आएगी। देखिए भर्ती आएगी, अवश्य आएगी, लेकिन उस भर्ती में सफल वही होगा जो अभी तैयारी करेगा। जो सिर्फ भर्ती के भरोसे रहेगा उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और जब रास्ता कांटों भरा हो तो पैरों की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। कोई भी अगर महान व्यक्ति है तो उसके समक्ष आप ये मानिए कि असंख्य समस्या आई है। उन्होंने उस समस्या को स्वीकार किया, सर स्वीकार करके उसका सामना किया, इसलिए वो आज महान व्यक्ति है। तो आप भी अपने जीवन की समस्याओं को स्वीकार कीजिए, क्योंकि पता है, मुझे भी पता है, आप जहाँ हो, 1 साल पहले मैं भी वहीं था। आपकी समस्याओं से मैं भली भांति परिचित हूँ। आज हम पढ़ेंगे नाट्य शिक्षण की विद्या। उसमें हम कुछ इसकी प्रमुख विद्या है नाट्य शिक्षण की विद्या। देखिए, एक तो आपको ध्यान रखना है कि नाट्य एक प्रकार से गद्य की उपशैली है। इस पॉइंट को आप लिख लें कि नाट्य एक प्रकार की गद्य की उपशैली है। नाट्य एक प्रकार से गद्य की क्या है, उपशैली है। शैली ना होकर एक प्रकार से गद्य की उपशैली है ना, उपशैली है। इसे आप नोट कर लें। इसके बाद कुछ नाट्य शिक्षण की विधियां हैं, जैसे इसमें नंबर 1 पे आती है आदर्श नाट्य शिक्षण विधि। आदर्श नाट्य शिक्षण विधि, पूरा ना लिख के इस तरह लिख रहा हूं मैं। फिर कक्षा विनय नाट्य शिक्षण विधि, कक्षा विनय कक्षा आखिरी विधि, आखिरी क्लास है ये हमारी हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या की। कक्षा विनय नाट्य शिक्षण विधि पूरा आप लिख लें। फिर आता है रंगमंचीय नाटक नाट्य शिक्षण विधि, रंगमंचीय नाट्य शिक्षण विधि। इसके बाद व्याख्यान नाट्य शिक्षण विधि। कौन सी व्याख्यान, इसके सबके बारे में लिखाऊंगा आपको। व्याख्यान नाट्य शिक्षण विधि। उसके बाद आता है समवाय नाट्य शिक्षण विधि, समवाय नाट्य शिक्षण विधि। देखिए आदर्श नाट्य शिक्षण विधि क्या होती है। इसमें क्या होता है, शिक्षक स्वयं विभिन्न पात्रों के अनुसार हाव भाव प्रकट करके सिखाता है। इससे पहले भी हमें एक चीज लिखनी है कि नाट्य शिक्षण विधियों की नाट्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है। हालांकि इसके बाद लिख लेंगे, अब भले ये लिख रहे इतना कि आदर्श नाट्य शिक्षण में कक्षा में सभी जो पात्र होते हैं जो उस पाठ में होते हैं उसका अभिनय अध्यापक स्वयं करके बच्चों से जो करवाता है शिक्षण, वो आदर्श नाट्य शिक्षण विधि कहलाता है। कि इसमें लिखिए कि शिक्षक स्वयं विभिन्न पात्रों के अनुसार हाव भाव प्रकट कर सिखाता है, यही आदर्श नाट्य शिक्षण विधि है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो कि शिक्षक विभिन्न पात्रों के अनुसार हाव भाव प्रकट कर सिखाता है, यही आदर्श नाट्य शिक्षण विधि है। आपने लिख लिया होगा। अब अगली इस कक्षा विनय नाट्य शिक्षण विधि में आप लिखिए, इसमें आप लिखिए कि कक्षा अभिनय नाट्य शिक्षण मतलब कक्षा में बालकों से वो जो अध्यापक होता है वो उनके विभिन्न पात्रों के अनुसार उनसे अभिनय करवाता है। इसमें आप लिखिए कि एक शिक्षक विभिन्न बालकों को विभिन्न पात्रों की भूमिका में अभिव्यक्ति देनी पड़ती है। कि एक शिक्षक विभिन्न बालकों को विभिन्न पात्रों की भूमिका देकर उनसे अभिव्यक्ति करवाता है, यही क्या है, कक्षा अभिनय नाट्य शिक्षण। मतलब कक्षा में अभिनय बालकों से जब करवा लेता है विभिन्न पात्रों के अनुसार। इसे बस ध्यान रखना है, ऐसे याद नहीं करना पूरी परिभाषा की तरह। कक्षा अभिनय में क्या होता है, बच्चों से विभिन्न पात्रों के अनुसार शिक्षक करवा लेता है। आदर्श नाट्य शिक्षण विधि में अध्यापक खुद विभिन्न पात्रों के रोल की भूमिका के रूप में करता है। रंगमंच नाट्य विधि में बिल्कुल जो रंगमंच पर बालकों को विभिन्न पात्रों की भूमिका में करवाया जाता है। रंगमंच पर जो स्टेज होता है ना, उस पर बालकों से करवाया जाता है विभिन्न। व्याख्यान नाट्य विधि में अध्यापक खुद पूरी व्याख्या की तरह उससे पढ़ लेता है, यही व्याख्यान नाट्य विधि है। समवाय विधि, इन सब विधियों को मिलाते हुए जो नाट्य शिक्षण की विधि होती है वो समवाय नाट्य शिक्षण विधि कहलाती है। इन सब में आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि लिख लिया होगा। रंगमंच बिल्कुल मंच के ऊपर जो होता है उस प्रकार से नाट्य बच्चे करते हैं। व्याख्यान में अध्यापक खुद उसे पढ़ लेता है और व्याख्या करके बता देता है। समवाय में सभी को मिला के करता है।
कक्षा अभिनय नाट्य में कक्षा में ही बालक विभिन्न पात्रों की भूमिका करते हुए नाट्य कर लेते हैं। आदर्श नाट्य शिक्षण विधि में अध्यापक स्वयं विभिन्न पात्रों के अनुसार हाव भाव प्रकट करके कि ये इस प्रकार हाव भाव प्रकट करके जो करवा लेता है वो आदर्श नाट्य शिक्षण विधि होती है। अब देखिए नाट्य शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, उद्देश्य लिख लेते हैं यहाँ। नाट्य शिक्षण के उद्देश्य हम कह सकते हैं कि एक ये तो आप लिख लिया, इसके नीचे आपको लिखे नाट्य शिक्षण के उद्देश्य। क्या लिखे आप? नाट्य शिक्षण के उद्देश्य। आप लिखिए नाट्य शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य आप लिख लोगे। देखिए मैं सारी चीजें आप बोल के कोशिश करता हूँ कि आप, मैं बोलूं आप लिखो, मैं हर चीज लिखवाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो आप ध्यानपूर्वक सुनोगे और सुनकर लिखोगे, और जब सुनकर लिखा जाता है ना उससे जल्दी चीजें याद होती है। नाट्य शिक्षण के उद्देश्य में आप लिखे पहला उद्देश्य कि भावों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से, बालक उसमें रंगमंच पर या किसी भी कक्षा में जो अभिनय करते हैं उसमें आपस में भावों की अभिव्यक्ति को सीखते हैं। पहला पॉइंट, भावों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से बालक करके सीखते हैं। दूसरा, चरित्र निर्माण में सहायक है। तीसरा, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है, चरित्र निर्माण में सहायक है, और भावों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से बालक करना सीख जाते हैं। अब नाट्य शिक्षण के लाभ कौन कौन से, ये तो उद्देश्य है। अगला टॉपिक डालिए नाट्य शिक्षण के लाभ। उसमें लिखिए कि पहला पॉइंट, भाव की अभिव्यक्ति एवं विचार का प्रकट होना। दूसरा, अर्थबोध विकास। तीसरा, परिस्थिति की समझ। चौथा, मनोरंजन का विकास। पांचवा, बालक के चरित्र निर्माण में सहयोग। छठा, बालक का व्यक्तित्व निर्माण। मुझे पूरी उम्मीद है आप आर समय में बोल रहा हूँ आप आसानी से लिख लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप बड़े हो, छोटे बच्चे तो है नहीं, बोर्ड पे एक एक शब्द लिखवाना पड़ेगा। तो नाट्य शिक्षण के लाभ आपने लिख लिए होंगे। इसमें आपको मेन ध्यान रखें कि नाट्य शिक्षण की जो प्रमुख 5 विधियां थी कक्षा अभिनय, इसमें क्या होता है थोड़ा बहुत उसका आइडिया ध्यान रखना। और नाट्य शिक्षण गद्य क्या है, एक उपशैली है, इसे आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कहीं यहाँ से प्रश्न डिफिकल्ट बनता नहीं। अब ये गद्य शिक्षण की विधियां हो गई, अब आती है पद शिक्षण की विधियां। अब आती है देखिए पद शिक्षण की विधियां। पद शिक्षण होता क्या है, आप सभी कविता से परिचित हो। पद शिक्षण क्या होता है? पद शिक्षण, इसमें भी मैं सारी चीजें आपसे करवाऊंगा। हालांकि मैं इसकी पूरी पीडीएफ कल आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कब? कल आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उसमें से आप देख के लिख सकते हो। पद शिक्षण होता क्या है मैं आपको एक बार बता दूं कि व्यक्ति या कवि अपने हृदय की भावनाएं गहराइयों को जब रागात्मक रूप में, संगीत रूप में प्रस्तुत करता है तो वह यह विशेष अर्थ में उपयोगी होता है तथा इन रचनाओं में कम शब्दों में अधिक अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। यही क्या है? पद शिक्षण है। इतना आप लिख सकते हो कि व्यक्ति या कवि अपने हृदय की भावना या गहराई को जब रागात्मक रूप में प्रस्तुत करता है तो ये विशेष अर्थ में उपयोगी होता है तथा इन रचनाओं में कम शब्दों में अधिक अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। अब उद्देश्य क्या है? पहला लिखिए, स्पष्ट एवं शुद्ध शब्द ज्ञान विकास होता है। भाव व अर्थ को स्पष्ट करना होता है। तीसरा, भाव सौंदर्य यानी कि प्रेम, करुणा, क्रोध का विकास। विचार सौंदर्य में नैतिक विचार, धार्मिक विचार का विकास होता है। बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये उसके उद्देश्य आप लिख सकते हो। अब कुछ जैसे प्रमुख पद की शिक्षण विधियां, गीत विधि। जब अध्यापक स्वयं गीत सस्वर में गाता और फिर बालक गाते तो ये गीत विधि कहलाती है। इसकी मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। गीत विधि में क्या है, बालक अध्यापक स्वर में गाता और बालक भी गाते हैं, यही गीत विधि है। अभिनय विधि में जब किसी कविता पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक एवं पढ़ते समय बालक गीत कविता को गाते हैं, विभिन्न प्रकार से अपने अंगों या चेहरों के हाव भाव से अपने अंगों का संचालन करके अपने भावों को प्रकट करता है, तो अभिनय विधि की तरह होती है। अर्थबोध विधि, अर्थ को स्पष्ट करते हुए जब लास्ट में वो एक गीत की तरह से गाता है तो अर्थबोध विधि। व्याख्यान विधि में व्याख्यान के ढंग से पढ़ाता है। रसास्वादन विधि, ये इंपॉर्टेंट है, इसे उपसार विधि भी कहते हैं। रसास्वादन विधि क्या होती है कि जब एक शिक्षक सबसे पहले कविता पाठ का अर्थ बताता है, उसके बाद उसका भाव स्पष्ट करता है, तो अंत में गाकर सुनाता है, तो कक्षा का वातावरण कविता के रस जैसा हो जाता है। कविता के असली रस की अनुभूति होने से रसास्वादन विधि कहते हैं, एवं अंत में प्रयुक्त होने के कारण इसे उपसार विधि भी कहते हैं। प्रश्न ये बनता है कि उपसार विधि किसे कहते हैं? रसास्वादन विधि को। पद या कविता पाठों में रुचि पैदा करने के कुछ उपाय, सस्वर कविता पाठ कराएं, कंठस्थीकरण कराएं। जब कंठस्थीकरण करेंगे तो बोलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अंत्याक्षरी आप आयोजन करवा सकते हो, कविता प्रतियोगिता का आयोजन करवा सकते हो, कवि सम्मेलनों का आयोजन करवा सकते हो। ये हमारी पद शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। इसकी पीडीएफ मैंने समझा दिया, इसमें समझने जैसी कोई चीजें नहीं है। देखिए मैं आपका फालतू में टाइम जाया नहीं करना चाहता हूँ, समय आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, क्योंकि इसमें समझने जैसी चीजें कुछ नहीं है। आप एक बार बस जो 3-4 लाइनें दे रखी है उसको सिर्फ पढ़ना है। जो जहां से प्रश्न बनते हैं वो हमने शुरुआत में विधियां पढ़ ली है,
इनका सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कभी कभार कहीं बन जाए तो। इसमें भी नाट्य शिक्षण पद शिक्षण की कोई विशेष विधि नहीं है। रसास्वादन विधि को आपको याद रखना है कि इसे उपसार विधि भी कहते हैं, क्योंकि लास्ट में इसका जो भी रस आता है इसीलिए इसे उपसार विधि भी कहते हैं। इसे आप ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, मार्किंग वाला होगा, वो होता है शिक्षण विद्या की मूल्यांकन विद्या। कौन सी? मूल्यांकन, इवेल्यूशन। इंग्लिश और हिंदी को कॉम्बो रूप से हम इसमें संयुक्त रूप से करेंगे ताकि इंग्लिश की कंप्लीट हो जाए, हिंदी की भी जो इवेल्यूशन मूल्यांकन टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट के शिक्षण विद्या में लगता है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 100% प्रश्न बनता है आपका कर्तव्य कि अब नेक्स्ट आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंटिन्यू क्लास प्रोवाइड करवाऊं, तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। मैं कहा भी करता हूं कि कभी ना हारने में कोई महानता नहीं है, महानता है बार बार गिरकर बार बार वापस फिर से उठने की, फिर से जीत का दम बनने की कोशिश करने में ही महानता है। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। फिर से एक बार आपका हृदय से धन्यवाद।